जब भी बारिश होती हमारे तालाब में एक लाश ऊपर तैरने लगती और उसी पल पूरा पानी उबलने लगता। मैं अभी घबरा ही रहा था कि अचानक एक काला साया तेजी से मेरी ओर झपटा। दादाजी ने तुरंत धनुष उठाया और तीर सीधा उस चीज में जा ढसा। अरे नालायक, भाग यहाँ से। होश आया तो मैं जान बचाकर भागा। तभी मेरा चचेरा भाई रोहित भी दौड़ता हुआ आया। तीर लगते ही वो काला साया गुस्से से चीख उठा और सीधे रोहित पर टूट पड़ा। रोहित संभल भी नहीं पाया और वो चीज उसे पलक झपकते ही उठा ले गई। ये क्या था? कोई भूत था क्या? वो उड़ भी रहा था। हम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मानव मुखी गिद्ध था, वही जिसके बारे में मुखिया जी कहते थे कि वो इंसानों को खा जाता है। हाँ, अभी जो तालाब का पानी उबल रहा था वो उसके प्रकट होने का संकेत था। ये साधारण हमला नहीं, वो पूरे गांव पर आफत बनकर उतरा है। तभी दो लोग सामने आए। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या? सोनागढ़ के जंगल में खरगोश मारने। तुरंत नीचे गांव लौटो, वो चीज फिर से आ चुकी है। तुम मानव मुखी गिद्ध की बात कर रहे हो? अरे 10 साल पहले तो मुखिया जी और शिकारी दल ने उसे मार गिराया था। मेरी बात मानो, जंगल में मत जाओ। गाँव के जो शिकारी पहले गायब हुए थे सबकी लाशें उसी ने तालाब में छुपा रखी थी। हमें मत डराओ। तुम लोग खुद नहीं जा पा रहे इसलिए बहाने बना रहे हो। घर में बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं, रास्ता छोड़ो वरना ठीक नहीं होगा। हमने आखिरी बार समझाया, मत जाओ। जंगल में खरगोश बहुत हैं, लेकिन मौत उससे भी ज्यादा। पर वो नहीं माने। जिद पकड़कर दोनों जंगल में चले गए। हम गांव के किनारे पहुंचे ही थे कि अचानक जंगल से दर्दनाक चीखें गूंज उठी, लेकिन हमें हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो खुद मौत को बुलाकर गए थे। घर पहुंचते ही हमने पुलिस को खबर दी। अगले दिन एक टीम जंगल में खोजने गई। मिला तो सिर्फ फटे हुए कपड़े और कुछ भी नहीं। खोज बेकार रही। जंगल सील कर दिया गया। गाँव में ऐलान हुआ, बिना जरूरत घर से बाहर न निकले। और जंगल में तो बिल्कुल नहीं जाई। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों को लौट गए। हमारा घर थोड़ा दूर था। रास्ते में अचानक मुझे झुरझुरी सी महसूस हुई। दादाजी का हाथ कांपने लगा। वो आ गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस तो अभी दोपहर में गई है। तुमने कहा था वो कभी जंगल से बाहर नहीं आता। अब हालात बदल चुके हैं। मेरा तीर उसे लगा है। वो मुझसे बदला लेने आया है। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की। एक सड़ी गली बदबू हवा में तैर रही थी। पीछे से आती ठंडी हवा भी उसी की गंध ला रही थी। दादाजी ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया। जरूरत पड़ी तो इसी से लड़ूंगा। अमन, भाग यहाँ से। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वो मानव मुखी गिद्ध हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तभी चाचा सुरेश और कुछ शिकारी सामने से आते दिखे। अरे आप लोग यहाँ? मुखिया जी ने कहा है कुछ अनुभवी शिकारियों को लेकर गाँव की चौकसी करें। अगर वो गिद्ध गाँव में घुसा तो जिंदा नहीं बचेगा। वो अभी हमारे पीछे था। डर मत फैलाओ। सुना है जब जंगल की तलाशी ली गई तो बहुत सारे पंख मिले हैं। वो जख्मी है, शायद उड़ भी ना पाए। एक आधा मरा हुआ जानवर हमसे क्या लड़ेगा? दादाजी ने गंभीर होकर कहा। उसे कम मत आंखो। मानव मुखी गिद्ध की ताकत बहुत भयानक होती है। पहाड़ों के शेर भी उससे भिड़ने से डरते हैं और जवान हालत में वो इंसान को आसमान में उठा ले जाता है। सबसे डरावनी बात यह है वो बेहद चालाक भी है। बुजुर्ग कहते हैं वो हमारी इंसानी आवाज की नकल भी कर सकता है। मतलब हर तरफ से ताकतवर, एकदम 6 पहलुओं वाला योद्धा। तो क्या उसका कोई इलाज नहीं? हर जीव की कोई न कोई कमजोरी होती है। जब मानव मुखी गिद्ध नीचे झपट्टा मारकर हमला करता है तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। पुराने लोग बताते हैं अगर सिर के ऊपर एक पुतला कठपुतली जैसा उठा लिया जाए तो वो उसी को इंसान समझकर पकड़ लेता है और असली आदमी बच सकता है। चिंता मत करो, हमारे गांव के लोग 100 कदम दूर से निशाना लगाने वाले तीरंदाज हैं। वो खुलेआम आने की हिम्मत नहीं करेगा। अचानक, अरे नहीं, ये तो रामलाल काका का घर है। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। जल्दी चलो। हम सब भागते हुए वहां पहुंचे। घर के बाहर दोनों कुत्ते जमीन पर तड़प रहे थे और रामलाल काका जमीन पर गिरे हुए थे। मानव मुखी गिद्ध उनके पैर को अपने पंजों में जकड़े हुए था। काका दर्द से चीख रहे थे। जल्दी तीर चलाओ। 2 तीर बिजली की तरह छोड़े गए, लेकिन वो राक्षस फुर्ती से बच निकला। शायद हमें ज्यादा देखकर वो घबरा गया और तुरंत मुड़कर भाग गया। अब एक बात साफ थी, वो फिलहाल उड़ नहीं सकता, वरना रामलाल काका कब के आसमान में गायब हो चुके होते। धत तेरे की, हमारे तीर इतने तेज हैं फिर भी नहीं लगे। उसकी रफ्तार तो किसी तूफान से कम नहीं। रामलाल काका की टांग बुरी तरह घायल है, शायद हड्डी भी टूट गई है। जल्दी गांव के वैद्य के पास ले चलो। देर हुई तो पैर बचाना मुश्किल होगा। रास्ते में सावधान रहना। उसके पंजों की पकड़ आम आदमी सह नहीं सकता। मामा सुरेश और बाकी लोग रामलाल काका को लेकर वैद्य के पास निकल गए। हम बाकी लोग उनके घर में छुप गए। सोचा कोई हथियार मिल जाए, लेकिन वहाँ बस कुछ पुराने फंदे और जाल थे। ऐसे जाल उस दानव पर बेअसर थे। काश यहाँ कोई ढोल नगाड़ा या कुछ होता। पुलिस को खबर भी नहीं कर सकते। घर भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब क्या करें? क्या वो यहीं गांव में डेरा डालकर रहेगा? दादाजी ने गहरी सांस ली। 10 साल पहले भी हमारा उससे सामना हुआ था। मुखिया जी की अगुवाई में हमने एक मानव मुखी गिद्ध को मारा जरूर था, लेकिन उस लड़ाई में हमने कई बहादुर शिकारी खो दिए थे। समय बीतता गया, फिर सब शांत हो गया। लोगों ने उस घटना को भूलना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसका फिर से लौटना बताता है। गांव को फिर खून और दहशत से गुजरना पड़ेगा। संभव है ये उसी गिद्ध की औलाद हो और वो बदला लेने आया हो। मैंने घबराकर दादाजी की ओर देखा। उस दिन आपने उसे तीर मारा था, वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, वो बाकी जीवों जैसा नहीं है। अगर उसने फिर से उड़ना शुरू कर दिया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। कुछ देर खामोशी छाई रही। दादाजी बोले, रात गहरी होने दो। आधी रात के बाद उसकी ताकत काफी कम हो जाती है। हम अपने कपड़ों से एक पुतला बनाएंगे, उसे खुले में रखेंगे, वो झपट्टा मारेगा और तब हम उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। अचानक बाहर से हल्की आहट आई। कौन है बाहर? और फिर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा मामा सुरेश हूँ। हम सब चौंक गए। मैंने हिचकते हुए पूछा, आप तो रामलाल काका को वैद्य के पास ले गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? बाहर से आवाज आई, रास्ते में ही मानव मुखी गिद्ध मिल गया। उसने हम पर हमला कर दिया। वो बहुत चालाक है, हमें एक एक करके खत्म करना चाहता है। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि दादाजी ने मुझे रोक लिया। इतनी जल्दी क्या है? कौन जाने बाहर सच में सुरेश है भी या नहीं। वो गिद्ध इंसानी आवाज की नकल कर सकता है। बाहर से फिर आवाज आई, अरे अब तो यकीन करो, जल्दी दरवाजा खोलो। अगर सच में गिद्ध आ गया ना तब समझ आ जाएगा। दादाजी थोड़े असमंजस में थे। मुझे लगा शायद सच में मामा ही होंगे। मैं आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। सामने मामा सुरेश खड़े थे, कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचे, सचमुच किसी हमले के शिकार लग रहे थे। उन्होंने हांफते हुए कहा, वो राक्षस अंधेरे में छुप कर हमला करता है। मैं अभी मुखिया जी के घर जा रहा हूँ, उन्हें शिकारी इकट्ठा करने होंगे। अकेले निकलना मौत को बुलाना है। दादाजी बोले, एकदम अकेले मत जाओ। मामा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, अभी वो उड़ नहीं सकता। मैं पिछली गली से जाऊंगा, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर दादाजी ने भी एक दरांती और कुल्हाड़ी उठाई और मामा के साथ निकल गए। अब घर में बस हम 4 लोग थे। हम सिर्फ इंतजार कर सकते थे। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, भगवान इन्हें कुछ न हो, बस जल्दी से
लोग लेकर लौट आए। तभी चचेरे भाई अमित गुस्से में बोला, उसने हमारे रोहित भैया को मारा और अब गांव में खुलेआम घूम रहा है, ये तो हद हो गई। तभी बाहर आंगन में हमारा कुत्ता कालू अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। हम सबके दिल धड़क उठे। दादाजी अभी निकले हैं, फिर कुत्ता क्यों भौंक रहा है? मैंने हिम्मत करके पुकारा, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं, बस दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक। धड़ाम धड़ाम अमित फुसफुसाया, कहीं वो मानवमुखी गिद्ध तो नहीं? जब तुम भाग कर आए थे क्या वो तुम्हारे पीछे था? मामा की कही बात याद करते हुए मैंने कहा, हम पर हमला करने के बाद मैं इतना डर गया था कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। अमित ने दांत भींचते हुए कहा, अगर वो है तो आज जान देकर भी लड़ेंगे। अचानक दस्तक बंद हो गई। कालू भी चुप हो गया। बस कभी कभी धीमी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। शायद वो चला गया था, लेकिन हमें राहत लेने का मौका भी नहीं मिला। अचानक छत पर से धम 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 ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी चीज छत पर चल रही हो। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। वो ऊपर है। हम घबराकर रामलाल काका के घर के पुराने लकड़ी के अलमारी में छुप गए, सांस तक रोके हुए। तभी छत की कुछ टाइलें टूटकर नीचे गिरी। मिट्टी और धूल फर्श पर बिखर गई और अगले ही पल धम कुछ भारी चीज जमीन पर कूदी। घर के अंदर वो आ चुका था।